रात के ठीक 3 बजे थे। बुध ग्रह बने उस वैज्ञानिक बेस में हर तरफ सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि मशीनों की हल्की सी आवाज भी कान चुभने लगी थी। अचानक अलार्म बज उठा। तेज, डरावना, लगातार। आदित्य झटके से उठा। यह अलार्म क्यों बज रहा है? निशांत भागते हुए कंट्रोल रूम पहुंचा। स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसने सबकी सांसें रोक दी। बेस के नीचे से, बहुत नीचे से एक सिग्नल आ रहा था। कोई साधारण सिग्नल नहीं, यह किसी इंसान का नहीं हो सकता था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, यह रेडियो वेव नहीं है, यह किसी सोच जैसी है। इरा चुप खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था, जैसे वह पहले से जानती हो कि यह होने वाला है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। इरा, तुम ठीक हो? इरा ने धीरे से कहा, यह आवाज मैंने इसे पहले भी सुना है, सपनों में और जागते हुए भी। अब डर साफ दिखने लगा था। अगली सुबह टीम ने तय किया वे उस जगह तक जाएंगे जहां से सिग्नल आ रहा है। ड्रिल मशीन जमीन में उतारी गई, मीटर दर मीटर नीचे जाती रही। अचानक झटका लगा, मशीन रुक गई, कैमरा नीचे भेजा गया। स्क्रीन पर जो दिखा वह देखकर कोई कुछ देर तक बोला ही नहीं। नीचे एक सुरंग थी, पर यह सुरंग प्राकृतिक नहीं थी। दीवारें चिकनी थीं, उन पर अजीब निशान बने थे, गोल, सीधी, तिरछी रेखाएं। निशांत ने कहा, यह इंसानों ने नहीं बनाया। आदित्य ने धीरे से पूछा, तो फिर किसने? कोई जवाब नहीं था। टीम सुरंग में उतरी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा भारी होती गई, सांस लेना मुश्किल लगने लगा। और तभी इरा रुक गई, उसकी आंखें फैल गई। यहीं यहीं से वह आवाज आ रही है। सभी ने देखा, सुरंग के बीचों बीच एक नीली रोशनी धड़क रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। इरा अनजाने में आगे बढ़ी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। मुझ गलत है, लेकिन तभी नीली रोशनी तेज हो गई, दीवारों के निशान चमकने लगे और एक आवाज गूंजी सीधे दिमाग के अंदर, आखिर तुम आ ही गए। सब लोग सन्न रह गए। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये उनके भीतर बोल रही थी। इरा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मुझे जानता है। और तभी नीली रोशनी के अंदर एक परछाई बनने लगी, इंसान जैसी, पर इंसान नहीं। नीली रोशनी के बीच बनी वह परछाई अब साफ दिखने लगी थी। वह खड़ी नहीं थी, वह तैर रही थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन त्वचा चिकनी नहीं, जैसे धातु और मांस का मिश्रण हो। आंखें बड़ी थी, पूरी तरह काली, पलकें तक नहीं। और सबसे डरावनी बात, वह मुंह नहीं खोल रही थी, फिर भी आवाज सबके दिमाग में गूंज रही थी। डर क्यों रहे हो? हम तो बहुत समय से तुम्हें देख रहे हैं। कबीर का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, ये हमारे दिमाग से बात कर रहा है। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आवाज स्थिर थी। तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, तुम हमें एलियन कहते हो, लेकिन हम खुद को संरक्षक कहते हैं। रिया चिल्ला पड़ी, संरक्षक? किसके? नीली रोशनी तेज हो गई। इस ग्रह के। अब सबको समझ आने लगा। यह कोई अकेली सत्ता नहीं थी, यह पूरा बुध ग्रह था जो उनके सामने बोल रहा था। इरा अब कांप रही थी, उसका सिर दर्द से झुक गया। आदित्य ने देखा, इरा की गर्दन पर हल्की नीली रेखाएं उभर रही थी। इरा! वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। इरा की आवाज बदल चुकी थी, धीमी, भारी। ये मुझे बुला रहा है आदित्य, कह रहा है कि मैं अलग हूं। निशांत ने डरते हुए पूछा, अलग कैसे? इरा ने सिर उठाया, उसकी आंखों में नीली चमक थी। क्योंकि मेरा दिमाग इसकी भाषा समझ सकता है। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एलियन चेतना फिर बोली, हमने तुम्हें यहां यूं ही नहीं आने दिया, यह मिशन तुम्हारा नहीं था। कबीर गुस्से में बोला, तो फिर क्यों बुलाया? एक पल की खामोशी, फिर क्योंकि पृथ्वी मर रही है। यह सुनते ही पूरे सुरंग में सन्नाटा छा गया। और हमें नया घर चाहिए। आदित्य का खून ठंडा पड़ गया। और इसके लिए, उसने धीरे से कहा, तुम इंसानों को बदलना चाहते हो। नीली परछाई फैलने लगी, सुरंग की दीवारों पर रेखाएं जैसे जिंदा हो उठी। बदलना नहीं, उन्नत करना। तभी रोहन, जो अब तक चुप था, अचानक आगे बढ़ा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अगर इससे मानव जाति बचेगी, उसने धीमी आवाज में कहा, तो शायद ये गलत नहीं है। आदित्य ने उसे झकझोर दिया, रोहन, तुम होश में हो। लेकिन रोहन की आंखों में अब नीली रेखाएं साफ दिख रही थीं। इरा चीख पड़ी, वह उसके दिमाग में घुस चुका है। और तभी रोहन जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर अकड़ने लगा। हड्डियों की चरमराहट पूरी सुरंग में गूंज उठी। कबीर पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। नीली चेतना की आवाज आई, पहला रूपांतरण शुरू हो चुका है। आदित्य ने इरा को सीने से लगा लिया, उसके कान में फुसफुसाया, अगर मैं तुम्हें खो दिया तो मैं इस ग्रह को जला दूंगा।
इरा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे बचाओ आदित्य, मैं खुद खोती जा रही हूँ। और उसी पल रोहन की चीख अचानक रुक गई। वह खड़ा हुआ, लेकिन अब वह रोहन नहीं था। उसकी गर्दन पर नीली रेखाएं पूरी तरह फैल चुकी थी और उसके मुंह से पहला शब्द निकला, हम तैयार हैं। रोहन अब पूरी तरह खड़ा था, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। हर कदम जमीन पर पड़ता तो हल्की नीली लहर फैल जाती, जैसे फर्श के नीचे कोई सांस ले रहा हो। उसकी आंखें अब झपकती नहीं थी, बस खुली, सीधे सबके आर पार देखती हुई। कबीर ने धीमे से कहा, ये अब हमारे बीच नहीं रह सकता। रोहन ने गर्दन घुमाई। हड्डियों की आवाज साफ सुनाई दी। गलती, उसने कहा, मैं अब अकेला नहीं हूं। अचानक बेस की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। अंधेरा फैलता गया। सिर्फ नीली रेखाएं चमक रही थीं, दीवारों पर, छत पर और अब बाकी वैज्ञानिकों की त्वचा पर भी। माया ने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी कलाई पर हल्की नीली लकीर उभर आई थी। नहीं, नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। इरा पीछे हट गई। उसके सिर में तेज दर्द उठने लगा। उसने दोनों कान पकड़ लिए। ये आवाजें, ये सब मुझे एक साथ सुनाई दे रहा है। आदित्य ने उसे थाम लिया। क्या आवाजें? इरा ने आंखें बंद की। उसके होंठ कांप रहे थे। ये ग्रह हर इंसान की कमजोरी जानता है, डर, लालच, पछतावा, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। इसलिए तुम यहां लाए गए, उसने कहा। हम सैनिक नहीं चाहते, हम दिमाग चाहते हैं। तभी निशांत अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसने सिर पकड़ लिया। मुझे मेरी माँ दिख रही है। वह कह रही है कि मैं वापस घर आ जाऊं। कबीर चिल्लाया, निशांत, मत सुनो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। निशांत की आंखें नीली हो गई। उसका शरीर झटके खाने लगा। इरा चीख पड़ी, यह उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। आदित्य का सब्र टूट गया। उसने बेस के कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ लगाई। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कोई भी इंसान नहीं बचेगा। कबीर ने कहा, अगर पावर काट दी जाए तो? इरा ने सिर हिलाया। नहीं, यह ऊर्जा से नहीं, सोच से चलता है। रोहन अब आदित्य के सामने खड़ा था, बहुत करीब। तुम अलग हो, उसने कहा। तुम इसे रोक सकते हो या हमारे साथ आ सकते हो। आदित्य की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। और अगर मैंने मना कर दिया? रोहन की आवाज ठंडी पड़ गई। तो हम तुम्हारा प्यार छीन लेंगे। इरा ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर था। ये मुझे इस्तेमाल करेगा, उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि मैं इसकी भाषा समझ सकती हूँ। अचानक पूरे बेस में सायरन बज उठा। आपात चेतावनी। कबीर चिल्लाया, बेस का बाहरी दरवाजा खुल रहा है। स्क्रीन पर दिखा, बाहर का तापमान बढ़ रहा था। बुध ग्रह की सतह पर तूफान उठने लगा। रोहन ने हाथ उठाया। समय आ गया है, उसने कहा। पहला चुनाव, और उसी पल नीली रोशनी ने इरा को घेर लिया। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। इरा, लेकिन खिंचाव बहुत तेज था। इरा की आवाज टूटती जा रही थी। अगर मैं बदल जाऊं तो मुझे याद रखना। नीली रोशनी तेज हुई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। इरा गायब थी। आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांस अटक गई। रोहन ने पीछे मुड़कर कहा, खेल शुरू हो चुका है। इरा के गायब होते ही बेस के अंदर की हवा बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने नहीं उम्मीद खींच ली हो। आदित्य अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसकी उंगलियां जमीन में धंस गई थीं। यह सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज भारी थी, टूटी हुई। कबीर उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा। आदित्य, खुद को संभालो। अगर वह जिंदा है तो हमें उसे वापस लाना होगा। रोहन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, ना खुशी ना गुस्सा, बस खालीपन। वह जिंदा है, रोहन बोला, लेकिन अब अकेली नहीं। यह सुनते ही माया भड़क उठी। तुमने उसके साथ क्या किया? रोहन ने सिर थोड़ा झुकाया। हमने उसे वह दिखाया जो इंसान नहीं देख सकते। उसी पल बेस की दीवारों पर चलती हुई परछायां उभरने लगीं, जैसे किसी और जगह का दृश्य यहां प्रोजेक्ट हो रहा हो। एक अजीब सा कमरा दिखाई दिया, गोल आकार का, चारों तरफ नीली रोशनी, और बीच में इरा। वह हवा में तैर रही थी, आंखें बंद, शरीर शांत, लेकिन उसके चारों ओर नीली आकृतियां घूम रही थीं। इरा की आवाज अचानक सबके दिमाग में गूंजी, आदित्य, मैं सुन पा रही हूं सब कुछ। आदित्य उछल पड़ा। इरा, तुम ठीक हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर नहीं। उसकी आवाज धीमी थी। यह मुझे खोल रहा है, मेरे अंदर की हर याद, हर डर। कबीर ने स्क्रीन को जूम किया। यह कोई साधारण कैद नहीं है, यह उसके दिमाग में घुस चुका है। रोहन ने पहली बार आदित्य की आंखों में देखा। वह हमारी कुंजी है, उसने कहा। उसके जरिए हम पृथ्वी को समझेंगे। आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। वह रोहन की ओर बढ़ा। तुम्हें लगता है तुम जीत चुके हो? रोहन शांत रहा। तुम अभी भी चुनाव कर सकते हो। कौन सा चुनाव? हमारे साथ आओ, रोहन बोला।
और उसे सुरक्षित रखो। माया चीख पड़ी, मत सुनो, यह सौदा नहीं, फुंसाने का जाल है। इसी बीच निशांत, जो अब तक चुप था, अचानक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर पसीना था। मुझे मुझे आवाजें आ रही हैं। कबीर चौंका ही। निशांत ने सिर हिलाया। वे कह रहे हैं कि अगला मैं हूं। उसकी गर्दन पर नीली रेखा तेजी से फैलने लगी। माया पीछे हट गई। नहीं, यह फिर शुरू हो रहा है। आदित्य ने फैसला कर लिया। वह कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ा। अगर यह चेतना दिमाग के जरिए फैल रही है, कबीर समझ गया, तो हमें इसे अंदर से झटका देना होगा। कैसे? आदित्य ने इरा की तरफ देखा। स्क्रीन पर। उसकी मदद से। सब चुप हो गए। रोहन हंसा, धीमी ठंडी हंसी। तुम उसे और तोड़ दोगे? आदित्य की आवाज कांप रही थी, लेकिन फैसला पक्का था। अगर उसे खोना ही है तो लड़ते हुए खोऊंगा। उसने सिस्टम में कमांड डाली। पूरा बेस हिल गया। नीली रोशनी लाल में बदलने लगी। सायरन फिर बज उठा और उसी पल इरा की आंखें खुल गई पहली बार, और वह सीधे कैमरे की ओर देख रही थी, सीधे आदित्य की आंखों में। उसके होंठ हिले। अगर मैं वापस आई तो वही नहीं रहूंगी। स्क्रीन ब्लैक हो गई और बेस में एक नई चेतावनी चमकी। रूपांतरण का दूसरा चरण शुरू। बेस के अंदर अब सायरन नहीं बज रहे थे। सायरन से भी ज्यादा डरावनी थी वह खामोशी। लाल और नीली लाइटें धीरे धीरे घूम रही थीं, जैसे किसी की सांसें गिनी जा रही हों। आदित्य स्क्रीन के सामने खड़ा था। जहां कुछ सेकंड पहले इरा का चेहरा था, अब सिर्फ काला अंधेरा था। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। मैंने उसे और अंदर धकेल दिया, उसने खुद से कहा। कबीर ने कंधे पर हाथ रखा। नहीं, तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा। तुमने पहली बार इस चेतना को चुनौती दी है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। सब मुड़े। निशांत खड़ा था, लेकिन उसकी चाल बदली हुई थी, धीमी, मापी हुई। उसकी गर्दन की नीली रेखा अब छिपी नहीं थी, वह धड़क रही थी। माया ने फुसफुसाकर कहा, वह चला गया है। निशांत ने सिर उठाया। उसकी आंखें आधी नीली थीं, आधी इंसानी। नहीं, उसने कहा, मैं अभी यहां हूं। लेकिन अगला वाक्य सबको सिहरा गया, पर ज्यादा देर तक नहीं। रोहन आगे आया। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ भाव था, गर्व। रूपांतरण पूरा नहीं हुआ, रोहन बोला, क्योंकि इरा ने संतुलन बिगाड़ दिया है। आदित्य चौंका। मतलब? रोहन ने कहा, वह अब सिर्फ हमारी नहीं है। उसी पल बेस की छत से नीली रोशनी की एक पतली लकीर गिरी। जमीन पर एक गोल आकृति बन गई और उसके बीच इरा। वह घुटनों के बल बैठी थी, सांस तेज, आंखें खुली। आदित्य दौड़ पड़ा। इरा। आदित्य ठिठक गया, क्योंकि इरा की आंखों में अब दो भाव थे, डर और कुछ अनजाना। मेरे पास मत आओ, इरा ने कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी गूंजती हुई। वे अब भी मेरे अंदर हैं, उसने कहा। अगर मैं टूटी तो वे बाहर आ जाएंगे। कबीर ने तेजी से पूछा, क्या तुम उन्हें रोक सकती हो? इरा ने सिर हिलाया, कुछ देर के लिए। रोहन मुस्कुराया। देखा, वह अब पुल बन चुकी है। आदित्य का गुस्सा उफान पर था। तुम उसे इस्तेमाल नहीं करोगे, रोहन ने ठंडी आवाज में कहा। हम पहले ही कर रहे हैं। तभी निशांत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख पूरे बेस में गूंज गई। नीली रेखाएं अब उसकी छाती तक फैल चुकी थीं। माया रो पड़ी, कृपया इसे रोक दो। इरा ने आंखें बंद कर ली। उसके माथे पर पसीना था। अगर मैं उसकी चेतना खींचूं, उसने कांपती आवाज में कहा, तो मैं खुद को और खो दूंगी। आदित्य उसके सामने झुक गया, धीरे से बोला, अगर तुम खो गई तो मैं भी नहीं बचूंगा। एक पल के लिए इरा की आंखें भर आईं। फिर उसने हाथ बढ़ाया। नीली रोशनी इरा और निशांत के बीच जुट गई। निशांत की चीख अचानक रुक गई। नीली रेखाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। सबकी सांस अटक गई, पीछे हट गया। उसकी आवाज पहली बार बदली। यह संभव नहीं है। इरा हाफ रही थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। मैं उन्हें रोक सकती हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं। आदित्य ने कबीर की तरफ देखा। दोनों समझ गए, ये आखिरी मौका नहीं था, लेकिन सबसे खतरनाक शुरुआत थी। तभी बेस के मुख्य सिस्टम पर एक नया संदेश चमका। पृथ्वी से संपर्क स्थापित। सब चौंक गए। कबीर ने धीरे से कहा, अब यह सिर्फ बुध ग्रह की लड़ाई नहीं रही। आदित्य ने स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या पृथ्वी पहले से ही देर हो चुकी है? पृथ्वी से संपर्क वाला संदेश स्क्रीन पर चमक रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ एक स्थिर तस्वीर, पृथ्वी का कंट्रोल रूम। कबीर ने सिस्टम चेक किया। सिग्नल साफ है, लेकिन वे बोल नहीं रहे। आदित्य के मन में एक अजीब सा डर उठा। या तो वे डर चुके हैं, या फिर उसने वाक्य पूरा नहीं किया। इरा अब जमीन पर बैठी थी। उसकी सांसें तेज थीं।
नीली रेखाएं अभी भी उसकी गर्दन के पास हल्की चमक रही थीं। माया ने पानी आगे बढ़ाया। ईरा ने हाथ उठाकर मना कर दिया। अगर मैं ढीली पड़ी, उसने धीमे कहा, तो वे फिर जाग जाएंगे। रोहन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब बेचैनी थी, क्योंकि पहली बार योजना उसके हाथ से फिसल रही थी। तभी स्क्रीन पर अचानक हलचल हुई। एक आदमी दिखाई दिया, 50 के आसपास उम्र, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसकी आवाज आई, ये संदेश अगर तुम तक पहुंच गया है तो समझ लो, हम हार चुके हैं। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मिशन डायरेक्टर है। आदित्य आगे बढ़ा। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? डायरेक्टर ने गहरी सांस ली। पिछले 6 महीनों से दुनिया भर में अजीब बदलाव देखे जा रहे हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें आने लगी। लोग अचानक चुप हो जाना, एक ही बात दोहराना, एक जैसी आंखें। हमें लगा ये मानसिक बीमारी है, डायरेक्टर बोला, लेकिन अब समझ आ गया। उसने स्क्रीन की ओर देखा, सीधे आदित्य की आंखों में। वे पहले ही पहुंच चुके हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। माया फुसफुसाई, मतलब हम बहुत देर से आए। डायरेक्टर की आवाज टूट गई। यह मिशन खोज के लिए नहीं था, उसने कहा। यह आखिरी कोशिश थी। आदित्य का दिमाग घूम गया। आखिरी कोशिश? हमें पता था। डायरेक्टर बोला कि बुध ग्रह पर एक चेतना है, और हमें यह भी पता था, उसने रुककर कहा, कि कुछ इंसान उसे समझ सकते हैं। सबकी नजरें अनायास इरा की ओर चली गई। इरा ने आंखें बंद कर ली। इसलिए मुझे चुना गया, उसने धीरे से कहा, बिना मुझे बताए। आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने उसे बलि बना दिया? डायरेक्टर चुप रहा। वही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। रोहन हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी कड़वी थी। अब समझे? उसने कहा, तुम सब पहले से ही इस खेल का हिस्सा थे। इरा खड़ी हुई, लड़खड़ाती हुई। अगर वे पृथ्वी पर है, उसने कहा, तो मैं उन्हें रोक सकती हूँ। कबीर चौंका। कैसे? इरा ने अपनी कनपटी पर उंगली रखी, क्योंकि वे मेरी तरह अधूरे हैं। आदित्य उसकी तरफ बढ़ा। तुम क्या करने जा रही हो? इरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। अगर मैंने पूरा रास्ता खोल दिया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। आदित्य की आवाज टूट गई। मत करो। इरा ने हल्की सी मुस्कान दी। यही वजह है कि ये मैं कर सकती हूँ। तभी रोहन अचानक आगे बढ़ा। अगर वह जाएगी, उसने कहा, तो मैं भी जाऊंगा। सब चौंक गए। क्यों? कबीर ने पूछा। रोहन की आंखों में पहली बार कुछ इंसानी झलक थी, क्योंकि अगर कोई राक्षस बने तो वह मैं होना चाहिए। इरा और आदित्य दोनों उसकी ओर देख रहे थे। बेस की दीवारें फिर से नीली होने लगीं। चेतना जाग रही थी, और इस बार वह किसी को बुला नहीं रही थी, वह मांग रही थी। बेस की दीवारें अब चमक नहीं रही थी, वे धड़क रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा दिल बुध ग्रह के अंदर धड़क रहा हो, और उसकी हर धड़कन यहां महसूस हो रही हो। इरा बीच में खड़ी थी, आंखें बंद, दोनों हाथ फैले हुए। नीली रेखाएं अब उसके शरीर तक सीमित नहीं थी, वे हवा में फैल रही थीं। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, यह सीमा पार कर रही है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उंगलियां पास पहुंची, तेज झटका लगा। आदित्य पीछे गिर पड़ा। इरा की आवाज अब सीधे दिमाग में गूंज रही थी, मेरे पास समय नहीं है। माया रो पड़ी। कृपया रुक जाओ, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन इरा ने सिर हिलाया। नहीं, अगर आज नहीं रोका तो कल कोई इंसान नहीं बचेगा। रोहन चुपचाप आगे बढ़ा। उसका चेहरा अब आधा नीला था, आधा इंसानी। वह सच कह रही है, उसने कहा। वे पृथ्वी पर फैल चुके हैं। तभी मुख्य स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। पृथ्वी का दृश्य, एक शहर, लोग सड़क पर खड़े एक साथ। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल नहीं रहा था। फिर सबने एक साथ सिर उठाया और कैमरे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही नीली चमक। माया का गला सूख गया। ये असली है? कबीर फुसफुसाया, ये शुरुआत है। इरा ने एक गहरी सांस ली। अगर मैं पूरी तरह जुट गई तो मैं उनकी आवृत्ति बदल सकती हूँ। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। और तुम? इरा कुछ नहीं बोली। यही जवाब था। रोहन ने अचानक अपने हाथ में चाकू निकाला। सब चौंक गए। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, उसने कहा। अगर कोई पूरी तरह बदले तो वह मैं होऊंगा। उसने अपनी हथेली काट ली। खून गिरा और तुरंत नीला हो गया। बेस कांप उठा। इरा चीख पड़ी, तुम पागल हो। नहीं, मैं तैयार हूं। उसने आगे कदम बढ़ाया। नीली रेखाएं उसे घेरने लगीं। आदित्य ने चिल्लाया, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। रोहन की आंखें पूरी तरह नीली हो गईं। उसकी आवाज बदल गई। संयोजन स्वीकार। ईरा ने दर्द से आंख खींच ली। अब 2 केंद्र बन गए हैं। कबीर घबरा गया। मतलब? ईरा की आवाज टूट रही थी। मतलब अब नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं रहा। अचानक
बेस की छत फट गई, नीली रोशनी आकाश तक चली गई और उसी पल पृथ्वी की स्क्रीन पर एक नया दृश्य आया। एक बच्चा, लगभग 8 साल का, वह कैमरे की ओर देख रहा था और बोला, अब हमारी बारी है। आदित्य का दिल बैठ गया, क्योंकि उस बच्चे की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रोहन की। ईरा ने कांपते हुए कहा, वे अब छुप नहीं रहे, वे सामने आ रहे हैं। नीली रोशनी आकाश को चीरती हुई सीधे अंतरिक्ष में जा रही थी। बेस अब वैज्ञानिक केंद्र नहीं रहा था, वह एक दरवाजा बन चुका था। कबीर की उंगलियां कांप रही थी। हमने हमने कुछ ऐसा खोल दिया है जिसे बंद नहीं किया सकता। इरा घुटनों के बल बैठ गई, उसकी सांसें तेज थीं, माथे से खून की एक पतली रेखा बह रही थी। आदित्य उसके पास पहुंचा। इरा, मेरी तरफ देखो। लेकिन इरा की आंखें अब किसी इंसान को नहीं देख रही थीं, वह कहीं और थी। वे मुझसे बात कर रहे हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। वे कह रहे हैं कि पृथ्वी सिर्फ शुरुआत है। तभी रोहन आगे बढ़ा। अब वह चल नहीं रहा था, वह फिसल रहा था, जैसे जमीन उसे रास्ता दे रही हो। उसकी आवाज गूंजी, एक नहीं कई आवाजें। डरो मत, तुम्हारा विरोध व्यर्थ है, तुम्हारी चेतना कमजोर है। माया ने पीछे हटते हुए कहा, रोहन प्लीज, तुम हमारे दोस्त हो। रोहन रुका एक पल के लिए, उसकी आंख में इंसानी झलक लौटी। माया, उसने कहा। आदित्य की उम्मीद जागी। रोहन, तुम लड़ सकते हो। लेकिन अगले ही पल रोहन ने अपना सिर झटका। नहीं, मैं उन्हें रोक नहीं रहा, मैं उनका रास्ता हूं। उसने हाथ उठाया। पूरा बेस जमीन से ऊपर उठने लगा, खांच टूटने लगे, मशीनें हवा में तैरने लगीं। कबीर चिल्लाया, अगर ये ऊपर गया तो सिग्नल पूरी पृथ्वी में फैल जाएगा। इरा अचानक खड़ी हो गई, उसकी आवाज अब साफ थी, भयानक रूप से शांत। तो फिर हमें इसे यहीं तोड़ना होगा। आदित्य सन रह गया। मतलब? इरा ने उसकी आंखों में देखा। मतलब इस बेस के साथ हम सब। माया रो पड़ी। नहीं, यह पागलपन है। इरा ने सिर हिलाया। यह कुर्बानी है। रोहन हंसा। बहुत देर हो चुकी है। तभी मुख्य स्क्रीन फिर बदली। पृथ्वी अब सिर्फ एक शहर नहीं, 10 शहर। लोग खड़े थे एक साथ। उन्होंने एक साथ बोलना शुरू किया। 3, 2। आदित्य की धड़कन रुक गई। वे गिनती कर रहे हैं। इरा ने आंखें बंद कर ली। नीली रोशनी उसके अंदर समाने लगी। एक पर, उसने फुसफुसाया, सब खत्म हो जाएगा। रोहन ने कदम बढ़ाया। आदित्य अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं, अगर कोई कीमत चुकाएगा तो मैं। सब चिल्लाए। आदित्य, उसने इरा की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने कहा था ना, यह सोच। उसने बेस के केंद्र में छलांग लगा दी। नीली रोशनी उसे निगल गई और उसी पल गिनती रुक गई। स्क्रीन काली हो गई। पूरा बेस अचानक शांत। बस एक आवाज गूंजी, आदित्य की, दूर से। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। आदित्य को लगा जैसे उसका शरीर नहीं रहा, सिर्फ सोच बची है। कोई समय नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई सिर। फिर एक धक धक, हर धड़कन के साथ नीली रोशनी की लहरें फैलने लगीं। तुम यहाँ क्यों हो इंसान? आवाज चारों ओर से आई। नर, मादा, बूढ़ी, सब एक साथ। आदित्य ने आंखें खोली। वह अंतरिक्ष में खड़ा था, नीचे बुध ग्रह, जिंदा, उसकी सतह सांस ले रही थी। मैंने तुम्हें रोका, आदित्य बोला। तुम हमारी दुनिया नहीं लोगे, हंसी गूंजी। तुमने हमें रोका नहीं, तुमने हमें छुआ है। तभी दृश्य बदला। आदित्य ने पृथ्वी देखी। लाखों लोग एक ही पल में रुक गए, उनकी आंखें नीली चमकने लगीं। यह सिर्फ चेतावनी थी, आवाज बोली, असली जागरण बाकी है। आदित्य का दिल कांप उठा। रोहन कहाँ है? क्षण भर की खामोशी, फिर एक चेहरा उभरा। रोहन, जंजीरों में जकड़ा हुआ लेकिन जिंदा। वह पहला द्वार था, आवाज बोली। अब तुम दूसरे हो। आदित्य चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। नहीं, हम तुम्हें वापस भेजेंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम हमारी आवाज बनोगे। अचानक तेज झटका। बेस। माया जमीन पर गिरी हुई थी। कबीर लगातार एक बटन दबा रहा था। कोई रिस्पॉन्स नहीं। आदित्य गायब है। इरा बेस के बीच खड़ी थी, आंखें बंद, हथेलियां कांप रही थी। वह जिंदा है, उसने कहा, लेकिन अकेला नहीं। तभी आदित्य जमीन पर गिरा। एक सांस, फिर दूसरी, सब उसकी ओर दौड़े। आदित्य। माया रो पड़ी। उसने आंखें खोली, लेकिन उसकी आवाज, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। कबीर सन्न रह गया। कौन? आदित्य बैठ गया। बुध ग्रह अकेला नहीं है, वहां और भी हैं। इरा ने धीरे से पूछा, कब? आदित्य ने खिड़की की ओर देखा, जहां आकाश में नीली रेखा फिर उभर रही थी। बहुत जल्द। और तभी अलार्म चीखा। स्क्रीन पर शब्द चमके, ग्लोबल ब्रेच डिटेक्टेड। माया फुसफुसाई, ये तो शुरुआत है। आदित्य ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके दिमाग में अब एक और आवाज थी, उसकी अपनी नहीं। इतनी गहरी खामोशी कि बेस की मशीनों की हल्की सी आवाज भी कान चीरने लगे।
आदित्य अब बैठा नहीं था, वह खड़ा था, सीधा, स्थिर, लेकिन उसके कंधों पर एक अनजाना बोझ था। ग्लोबल ब्रिज डिटेक्टेड। स्क्रीन अब भी चमक रही थी। कबीर ने कांपते हाथों से डेटा स्क्रॉल किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, उसकी आवाज टूट रही थी। ये एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन है। माया ने तुरंत पूछा, कहाँ? कबीर ने मैप जूम किया। भारत, दिल्ली। एक सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला। ईरा ने धीरे से पूछा, दिल्ली? क्यों? आदित्य की आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग हैं और सबसे ज्यादा शोर। बुध ग्रह की चेतना शोर में जल्दी घुल जाती है। माया ने गुस्से में कहा, तो हमें रोकना होगा। आदित्य ने सिर उठाया। हम रोक नहीं सकते, हम सिर्फ धीमा कर सकते हैं। सब चौंक गए। कबीर ने तेजी से पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। वे कोई दुश्मन नहीं समझते, वे खुद को अगला कदम मानते हैं। इरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा। तुम्हारे साथ वहां क्या हुआ था? आदित्य की सांसें भारी हो गई। वे यादें नहीं दिखाते, वह बोला, वे एहसास देते हैं। फिर उसने अपनी हथेली खोली। नीली रोशनी नहीं, बल्कि एक हल्की सी कंपन, जैसे कोई धड़कन हथेली के अंदर चल रही हो। माया पीछे हट गई। यह क्या है? आदित्य ने धीरे से कहा, कनेक्शन। इरा की आंखें फैल गईं। तो तुम अब भी उनसे जुड़े हो? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। और यही वजह है, उसने इरा की ओर देखा, कि अगला कदम मुझे उठाना होगा। कबीर लगभग चिल्ला पड़ा, तुम पागल हो गए हो क्या? वे तुम्हारे दिमाग के अंदर है। आदित्य सादा शांत। अगर मैं नहीं गया, वह बोला, तो वे किसी और को चुन लेंगे और तब हमें पता भी नहीं चलेगा। इरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने वही सवाल पूछा जिससे सब डर रहे थे, और अगर तुम वापस नहीं आए? आदित्य मुस्कुराया, हल्की थकी हुई मुस्कान। तो समझ लेना, युद्ध शुरू हो चुका है। तभी एक और अलार्म, इस बार तेज। स्क्रीन पर लाइव फीड खुली। दिल्ली। लोग सड़क पर रुक गए थे, एक साथ। हजारों सिर एक ही दिशा में मुड़े, आकाश की ओर। और फिर नीली चमक। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखें खाली थीं। उसने कैमरे की ओर देखा और बोला, वह तैयार है। बेस में सब सन्न थे। इरा की आवाज फुसफुसाहट बन गई, वे जानते हैं। आदित्य ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। हाँ, वह बोला, और अब वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे बेस की लाइटें मंद होने लगीं, जैसे कोई और कंट्रोल ले रहा हो। आदित्य ने आखिरी बार अपनी टीम की ओर देखा। अगर मैं बदल जाऊं तो मुझे रोक देना। इरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने सिर हिलाया, क्योंकि वह जानती थी यह कहानी अब किसी इंसान की नहीं रही। और ठीक उसी पल आदित्य की आंखों में नीली रेखा फिर से उभर आई। अगर आपको यह कहानी सुनते हुए एक पल के लिए भी लगा हो कि दिल तेज धड़कने लगा है, तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं। क्लाइमैक्स टेल्स पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आदित्य बदलेगा या बचेगा, इराक का सच क्या है, और क्या पृथ्वी इस हमले से बच पाएगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आपको कहानी का कौन सा पल सबसे ज़्यादा डरा गया, क्योंकि अगला एपिसोड और ज़्यादा अंधेरा और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। याद रखना, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह है क्लाइमैक्स टेल्स।